नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन और ये समय है हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र का। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास पर पीएम मोदी से मुलाकात की। इसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया। आदित्यनाथ के अचानक दिल्ली पहुंचने और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करने के बाद एक बार फिर राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। माना यह जा रहा है कि यूपी में योगी की टीम में फेर बदलाव हो सकता है। मिशन यूपी के लिए आरएसएस भी एक्टिव मोड में दिख रहा है। माना यह जा रहा है कि सियासी रणनीति का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और अब बिसात पर मोहरें बिछाने बाकी हैं। यूपी फतह करने के लिए अगर पूर्वांचल के दुर्ग पर नजर है तो जातिगत समीकरण की गणित को भी प्रभावशाली बनाने की कोशिश देखी जा रही है। वहीं कांग्रेस की टूट और बिखराव लगातार जारी है। बीएसपी अपनी जमीन दोबारा तलाश रही है। समाजवादी पार्टी आक्रामक है। कोविड के हालात पर हो हल्ला के बीच तय ये हुआ है कि बीजेपी योगी को सामने रखकर दांव खेलेगी और मोदी की छवि को हर कीमत पर बचाकर रखा जाएगा। अंदरूनी कश्मकश के बीच योगी अपने ही राज्य में स्टार प्रचारक बनेंगे और कोविड काल में हुई केंद्र और राज्य की भूल चूक को अपने करिश्माई व्यक्तित्व से जनता के मन से उतारने की कोशिश करेंगे। तो कई सवाल हैं जिनका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में जारी सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात 1.25 घंटे चली। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले वो गुरुवार शाम को गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। यही नहीं, उनकी मुलाकात के बाद अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह के आवास पर पहुंची थी। इसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम योगी की मुलाकात अमित शाह से यूपी में फेरबदल या फिर रणनीति को लेकर ही हुई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी अपने ट्रैक रिकॉर्ड कोविड काल की कार्रवाई लेकर दिल्ली पहुंचे थे। कैबिनेट विस्तार की भी चर्चा शायद हुई। कैबिनेट में इस समय 42 मंत्री हैं और वो 18 और मंत्रियों को जगह दे सकते हैं। जातीय समीकरण में संतुलन स्थापित करने की भी जरूरत है। अपना दल जैसे पार्टियों के साथ भी तालमेल बिठाने की जरूरत दिख रही है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब यूपी में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्रीय नेतृत्व भी इसे लेकर चिंतित है। आरएसएस भी इस पर नजर रख रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेतृत्व उत्तर प्रदेश का विभाजन कर अलग पूर्वांचल राज्य बनाने पर विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और पूर्व नौकरशाह एके शर्मा को उत्तर प्रदेश भेजने और उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाने को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से ही होकर जाता है। जिसके पास पूर्वांचल में अधिक सीटें आई वही यहाँ की सत्ता पर काबिज होता है। उधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भविष्य की राजनीति का खाका दिल्ली में करीब करीब तैयार कर लिया गया है। धीरे धीरे नीतिगत फैसले सामने आएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दिल्ली की बैठक में साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ने का फैसला लिया गया है। इससे भी महत्वपूर्ण निर्णय ये माना जा सकता है कि यूपी और दूसरे 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं होंगे। उधर जिस तरह से कांग्रेस में बिखराव हो रहा है और बसपा हाशिए पर जाती दिख रही है, उसे बीजेपी शुभ संकेत मान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। और कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विजय खेड़ा, भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर अजय उपाध्याय चर्चा का हिस्सा हैं, कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ गीता भट्ट जुड़ रही हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव चर्चा में जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर विजय खेड़ा, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, पीएम मोदी और योगी के बीच 80 मिनट की बातचीत, ऐसी कौन सी बात है जिसको मनाने के लिए लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है? नहीं घनश्याम जी, ऐसा नहीं है। शुरू से ही हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं और पार्टी के सभी नेता भी कह रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसमें मना या रूठ जाए, कोई बात ही नहीं है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसका बहुत दिनों से इंतजार था कि कब कोविड से थोड़ा सा निजात मिले और उस पर कंट्रोल नियंत्रण हो, तो उसके बाद फिर बातचीत हो। क्योंकि यहाँ पे चुनाव का साल आ रहा है सामने, तो बातचीत होनी ही थी आज नहीं तो कल। तो तब तक क्योंकि पहली प्राथमिकता थी लोगों को बचाना, इलाज मुहैया कराना, ये सब पहली प्राथमिकता थी। इसलिए उस पर चर्चा कभी हो नहीं सकी। अब चर्चा ये हुई और उसको क्लियर फिर से भी कर दिया। मीडिया में किसी ने शुरू में बात चलाई, ऐसा कयास लगाया, बाद में चालू हो गया कि ये सवाल ही नहीं उठता है। पहली चीज तो है प्रधानमंत्री शुरू से आखिर तक उनके कार्यों की बराबर
प्रशंसा करते रहे। अभी 5 दिन पहले भी की, 10 दिन पहले भी की। दूसरी बात क्या, योगी जी सदा कहते रहे कि उनके नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ, उनके मार्गदर्शन में। सर ये कहानियां वो हैं जो आप असल में ऊपरी तौर पे बता रहे हैं सर। इन कहानियों को जानने के लिए तो आपसे बात नहीं हो रही सर। कुछ और बताइए ना, एक्सक्लूसिव, जिसके लिए विजय खेड़ा जाने जाते हैं सर। कुछ अंदर की बात बताइए कि असल में मुलाकातों का मकसद क्या है। ये तो वो बातें हैं सर जो आए दिन आप समझाते रहते हैं। कुछ नया बताइए सर, सॉफ्टवेयर अपडेट करिए थोड़ा सा। नहीं, हम तो ये समझते हैं कि जो कयास लगाए थे, झूठे मूठे जो भी दिमाग में किसी के आया था, वो दूर हो गया सामने से। अब चर्चा नहीं होगी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की, क्या साल 6 महीने में कभी, ये भी कोई विषय है। सवाल ये है कि ये सही सटीक समय था कि जब से हम मुक्ति पाए कोरोना से, तो फौरन यहाँ से संगठन के लोग गए। अच्छा, तो फटाफट गृह मंत्री से भी मिल लें, आनंद फानन में प्रधानमंत्री से भी मिल लें, जेपी नड्डा से भी मिल लें, राष्ट्रपति से मिलने की भी खबरें आ जाएं, ये सब एक साथ हो जाए और इसे हम स्वाभाविक प्रक्रिया बता दें। क्योंकि विजय खेड़ा साहब मुझे समझा रहे हैं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो क्या सब 4 बार आएंगे, 4 लोगों से मिलने 4 बार आएंगे क्या? अच्छा, बार में तो मिलेंगे सबसे। आप बताइए ना सर, जब अंदर छटपटाहट होती है तभी मुलाकातों का दौर भी चलता है असल में ज्यादा। सबसे मिलेंगे ये ना जब आएंगे तो। और जो राजनीतिक बात है, उसका विश्लेषण है, उसका डिस्कशन है, उसके बाद ये भी हो सकता है कहाँ हमसे चूक हो गई है, कहाँ हम बेहतर हैं, कहाँ हम फिर चुनाव में उसी स्थिति में पहुंच सकते हैं। कहीं कार्यकर्ता नाराज तो नहीं है, कहीं विधायक तो नाराज तो नहीं है, या है तो उनमें कहाँ कमी रह गई है, या दूसरी पार्टियों में कहाँ कमी है जिसका हम लाभ उठाएं। तो ये सारी बातें तो कभी तो डिस्कस होनी थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। गीता भट्ट जी भी हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ा समझ लेते हैं। गीता जी, असल में राजनीतिक संभावनाओं का दूसरा नाम है, हम सब अच्छे से कहते हैं और समझते भी हैं। तो क्या ये माना जाए कि वो नहीं होगा जो मोदी चाहेंगे, जो योगी चाहेंगे, जो शाह चाहेंगे, असल में होगा वो जो संघ चाहेगा? मैम कैसे इसे देखें हम? देखिए घनश्याम जी, ये एक कुछ जिसे कहते हैं परसेप्शन इस तरह का है कि लोग ऐसा समझा जाता है कि जैसे संघ जो है बस बीजेपी को ही देखने का काम करता है, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसे बहुत सारे समवैचारिक संगठन हैं राजनीति के क्षेत्र में बीजेपी है, और उनके जब कभी कोई राय मांगी जाती है तो राय देते हैं। लेकिन ये कहना कि जैसा कि रिपोर्ट में भी बताया जा रहा था कि बैठक हुई और इन सब विषयों को लेकर दिल्ली में बैठक हुई, ऐसा कोई जो है तथ्य नहीं है। इसमें ये सब बातें जो है, जो अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं इन बातों को लेकर। और देखिए आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव है, ये तो असलियत है, और उसके लिए सभी राजनीतिक दलों को अपनी तैयारी करनी है। हो ये रहा है कि बाकी राजनीतिक दल अपनी तैयारी करने के बजाय एक जो विशेष राजनीतिक दल अभी बीजेपी है, उसको लेकर अपनी अटकलें लगा रहे हैं। वो क्या मंत्रणा चल रही है पार्टी के भीतर, क्या स्ट्रेटेजी बन रही है, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के बजाय वो क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उस पर ध्यान। तो हर पार्टी चुनाव के क्षेत्र में जाना है, भाई राजनीतिक दल है तो ये स्वाभाविक है कि चुनाव लड़ेंगे, तो उसके लिए स्ट्रेटेजाइज करेंगे, कोई नीति बनाएंगे, कुछ उसमें तैयारी करेंगे। तो वो तो सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए। तो इस तरह की जो ये अटकलें लग रही हैं, गीता जी, मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा तथ्य नहीं है। लेकिन गीता जी, इस टाइमिंग में लगातार ये सवाल भी उठ रहे हैं ना। देखिए यूपी के सीएम को लेकर खबरें, मध्य प्रदेश में अलग तरह की खबरें, बंगाल में अलग तरीके की खबरें कि जिन लोगों को तोड़ तोड़ के लाया गया था वो वापस जाने को तैयार हो गए। मुकुल राय तो वापसी भी हो गई। तो मैम ये सारी चीजें और इस टाइमिंग को लेकर सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे? देखिए, अब हर राज्य की जो परिस्थिति है वो अलग अलग है। पश्चिम बंगाल की परिस्थितियां जिस प्रकार से हैं वो हम सब देख रहे हैं। किस प्रकार से जो विपक्षी दल के कार्यकर्ता हैं उनको किस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, किस प्रकार से कई जगह तो जेसीबी लगा के उनके घरों को उखाड़ दिया गया है। तो इस तरह की वहाँ परिस्थितियां हैं, भागकर लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। इस पश्चिम बंगाल में तो इस प्रकार की, मतलब देखिए पूरे देश भर में चुनाव होते हैं लेकिन कहीं हार जीत चलती रहती है। ये तो हर 5 साल में चुनाव आने हैं। हम तो एक जो है वर्किंग डेमोक्रेसी है, तो इसमें तो हर 5 साल में चुनाव आने हैं। लेकिन ये सिर्फ पश्चिम में, तो उसकी एक अलग जो है व्यवस्था है पश्चिम बंगाल में। इस तरह का कहीं किसी राज्य में नहीं देखा। मैडम आप तो ये कह रही है कि जेसीबी लगा के मकान उखाड़ दिए जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं सीबीआई के सहारे बहुत कुछ कर लिया जा रहा है, मुकुल राय का नंबर ना आ जाए, फिर चर्चाएं तो ये भी होती है मैम।
देखिए ऐसा है कि ये तो जो सीबीआई को कार्य करना है वो अपने हिसाब से कार्य करेगी, लेकिन बाकी जो राज्य हैं उनमें अगर किसी प्रकार के जो मंत्रिमंडल अगर विस्तार होना भी तो कोई बड़ी अनोखी बात नहीं है। होगा नहीं होगा ये तो कोई नहीं जानता। नहीं, इसमें आश्चर्य नहीं है, तो लेकिन योगी का नाराज हो जाना मैडम, लेकिन योगी का नाराज हो जाना, उनको मनाने की कवायद, संघ का इंटरवीन करना, ये तो खबर है। विस्तार होना कोई खबर नहीं है, मैं तो मान ही रहा हूं विस्तार होना कोई खबर नहीं है, लेकिन चारों तरफ से एक्सरसाइज करना, खासकर संघ का इंटरवीन करना और योगी जी का ये समझा देना कि मेरे रहने न रहने का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैसेज देने के बाद नई तरह से प्रैक्टिस शुरू करना, मैडम ये खबर है कि नहीं है? देखिए ऐसा तो उन्होंने अपने आप तो ये तो सब अटकलें हैं, ये तो सब संभावनाएं तो जो जिसको जो समझ में आ रहा है वो कह रहा है, क्योंकि जो हो रहा है वो तो अगर आप देखें तो पंजाब में हो रहा है, जहाँ की बिल्कुल खुलेआम तलवारें निकली हुई हैं एक ही पार्टी के लोगों के बीच में। राजस्थान में क्या हो रहा है वो हमें दिख रहा है, उनके नेता दिल्ली आ गए हैं अपना रोना रोने के लिए। तो बिल्कुल जो एक कहते हैं कि ओपन फाइट, एक ही राजनीतिक दल के बीच में बड़े बड़े नेताओं की ओपन फाइट है, वो तो इन राज्यों में हो रही है। ठीक है मैम, आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हैं। तो डॉक्टर अजय, आपकी कल है कि आपके अंदरूनी जो खींचतान है उसकी बात करूं, लेकिन उससे पहले क्या बीजेपी की जो भीतरी आपदा है इसमें कोई अवसर कांग्रेस को मिल पा रहा है, खासकर यूपी के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं और जिस तरह से लगातार घमासान मचा हुआ है भाजपा में, निश्चित तौर पे उनके आंतरिक मामले ही हैं, मैं मानता हूं इसको। हम लोग इस तरह के अवसर में कोई संभावना नहीं तलाशते हैं जिसमें आपस में दूसरे की लड़ाई हो और उसका लाभ उठाएं। ये भाजपा का चरित्र और चेहरा है कि जरूरत पड़ने पर दूसरे को लेकर के और उसी के नाव पे सवार होना। आप फायदा उठा पाएंगे सर? आपके अपने छोड़ जा रहे हैं आपको, तो फायदा कैसे उठा पाएंगे? वो प्रैक्टिस भी तो नहीं है ना। लेकिन सच्चाई ये है, उत्तर प्रदेश के लोगों को जिस तरह से कोरोना में परेशान होना पड़ा है और जिस तरह बेरोजगारी महंगाई से लोग परेशान हैं आज महामारी के साथ साथ, निश्चित तौर पे इसका लाभ और हानि जो है जनता भुगती है और जनता ही इसका लाभ और हानि बाकी पार्टियों को भी देगी। यदि कांग्रेस उस लेवल पर हम लोग जिस तरह से लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं, जनता को लगेगा कांग्रेस अच्छी है तो कांग्रेस क्यों देगी। और जहां तक अभी प्रोफेसर साहिबा ने आरएसएस की समर्थक हैं, उनको पता ज्यादा होगा, हालांकि वो नहीं बोल पा रही हैं। बीएल संतोष साहब गए थे उत्तर प्रदेश में और किस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है दूरी बनाए रखा। 3 बार प्रधानमंत्री जी बुलाए, उनको भी मिलने से इनकार कर दिया, चौथी बार वो आए हैं। और उससे पहले कई ऐसी योजनाओं में प्रधानमंत्री का जो पहले तस्वीर चमकती थी, आज वो तस्वीर मिट गई है। फिर हो सकता है इस वार्ता के बाद चमक जाए, लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है। इसलिए जनता, आप जो भी कला करें और जिस तरह से मुद्दों को आप भटकाने के लिए भी एक रणनीति के तहत लगातार एक मीडिया में, एक मुख्य धारा की मीडिया इसी को चलाने में लगी हुई है। आज मुद्दा जो है महंगाई का और पेट्रोल का सबसे बड़ा मुद्दा था। पूरे देश में विपक्ष ने, कांग्रेस ने देश के हर पेट्रोल पंप पर विरोध किया है। एक भी आवाज यदि मीडिया की डिबेट में आती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि महंगाई जनता का मुद्दा है। ये सर एपीएन देखा करें 2 घंटे और क्यों सर एपीएन देखा करें सर, आज 2 बजे हमने इस पर शो किया था। ठीक है, आज 2 बजे हमने कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर शो किया था, लेकिन सर आपके इस प्रदर्शन में राहुल और प्रियंका तो दिखाई नहीं दिए। आला कमान ने क्यों दूरी बना ली आपके इस प्रोटेस्ट से? हमारे पूरे प्रदेश के हेड्स जितने थे, प्रदेश के हेड्स को ये दायित्व दिया गया था और सभी प्रदेश के नेताओं ने प्रदेश स्तर पे हर प्रदेश में लोगों ने इस आवाज को उठाया है। और आने वाले समय में जब वैसी राष्ट्रीय लेवल पर कोई ऐसी आंदोलन उस स्तर पर होगा तो निश्चित तौर पर उनके लेवल का प्रदर्शन नहीं था आज, उनके लेवल का प्रदर्शन नहीं था आज। वो आ जाते तो तौहीन हो जाती। उनके लेवल का थोड़ा अलग मामला है। देखिए, ये पार्टी निर्णय करती है बड़े किस स्तर पर किसको कब आना है। निश्चित तौर पे सर, जब आप मुझे ये समझा रहे हैं डॉक्टर उपाध्याय, इतनी बड़ी राष्ट्रीय आपदा है, महंगाई से त्राहिमाम हो रहा है, लोग परेशान है, डीजल पेट्रोल के दाम हाई हैं, तो फिर भी पार्टी तय करेगी कि इस मुद्दे में राहुल या प्रियंका जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या उनके लिए अलग से कोई मुद्दे बनाए जाएंगे? नहीं, उपाध्याय जी, अब आप मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं भटका रहा सर, इस पर कराते तो अच्छा लगता। आप ही ने बोला, सुनना भी आप नहीं, आप ही ने बात छेड़ी सर, अपने प्रदर्शन की बात आप ही ने छेड़ी, मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं। जो मुख्य मीडिया है वो कहीं नहीं दिखा पा रही है। आपकी मजबूरियों को हम लोग समझते हैं, लेकिन देश में बाकी जो चैनल है कम से कम जन मुद्दों पर आना चाहिए। जोगी जी कितने देर बैठे, मास्क लगाए कि नहीं लगाए, चप्पल पहने कि नहीं पहने, मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा मुद्दा है, डिबेट का मुद्दा नहीं। उत्तर प्रदेश में विकास क्या हुआ लोगों का, रोजगार का क्या अवसर है, किस तरह से महंगाई बढ़ी है, किस तरह से इस कोरोना में लोगों की जानें गई है, किस तरह से विफलता नकारापन रहा है, ये मुद्दा है। और इन मुद्दों पर यदि चर्चा होगी तो हम लोग जरूर
अच्छा लगेगा। मैं आपके बारे में नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन पूरा देश का एक जो स्वस्थ पत्रकारिता होनी चाहिए, इन मुद्दों को भटकाने के लिए भाजपा भी एक एजेंडा दे रही है और ज्यादातर गोदी मीडिया इसी एजेंडे पर आ रही है। वैसे तो आज मुकुल राय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इनके छोड़ के गए हैं, वो भी मुद्दा नहीं बन पाया। अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? 2 दिन पहले एक जितिन प्रसाद जी हमारे गए थे तो 3 दिन तक डिबेट चला था सारे राष्ट्रीय मुद्दों के चैनल पर। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके साथ भी मैं बैठा था। ठीक है, लेकिन ठीक है, आपकी पीड़ा मैं समझ रहा हूँ सर, आपकी पीड़ा मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, आप मेरे साथ नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आ रहा हूँ सर, आपका कम से कम संवेदना आपकी है कि पत्रकारिता की संवेदना आप में है। ठीक है सर, ठीक है, आपने प्रश्न जरूर किया है भाजपा वालों से, ठीक है, लेकिन इस पर डिबेट किसी चैनल में नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव मेरे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। प्रोफेसर धर्मेंद्र, असल में क्या कई बार ऐसा होता है कि अपने में वो खूबी हो या ना हो, लेकिन सामने वाला जो कॉम्पिटिटर होता है उसकी नाकामियों से भी फायदा पहुंच जाता है, सक्सेस से फायदा पहुंच जाता है। बीजेपी के अंदर जो भी चल रहा है, जिसे बीजेपी अटकल ही कह रही है, कुछ फायदे के तौर पे समझ पा रहे हैं? कोई आकलन ऐसा हो पा रहा है प्रोफेसर धर्मेंद्र? नहीं, देखिए, किसी पार्टी के अंतर विरोध में फायदा देखना, ये प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आपदा में अवसर देखना। समाजवादी पार्टी समाजवाद में विश्वास रखती है और उसी लाइन पे काम करती है जी। तो हम तो इस तरह से नहीं मानते हैं कि किसी का फायदा हो रहा है तो हमारा, किसी का नुकसान हो रहा है तो हमारा फायदा हो जाए, तो हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन उस फायदे को भुनाने की भी तो कला आनी चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी ये सोच रही है कि रेस में वो है ही नहीं? नहीं, हम जनहित को आगे रखते हैं और जहां तक जनहित की बात है, हम जनहित की बात करते रहते हैं और उसमें अगर कोई फायदा या नुकसान हो रहा है तो हम दोनों के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो जनता का हित है वो सर्वोपरि है। और इनका जो अंतर कला है उससे क्या होना है क्या नहीं होना है इनकी पार्टी के अंदर, वो हमारा मतलब विषय नहीं है, लेकिन उससे अगर जनता का नुकसान होगा तो हमारा विषय है। जैसे जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती तो उस समय इन्होंने हिंदुत्व एक अम्ब्रेला बना करके उत्तर प्रदेश की जो ओबीसी जातियां हैं और दलित जातियां हैं, एक बहुत बड़े पैमाने पर अपनी तरफ शिफ्ट करने का काम किया था रणनीति के तहत। और अगर आपको याद हो, केशव प्रसाद मौर्य जी को एक ओबीसी चेहरा बना करके जब वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कि ये हमारे मुख्यमंत्री होंगे, तो एक तरह से ओबीसी को इन्होंने लॉलीपॉप दिया और ओबीसी को गुमराह करने का काम किया। उसके बाद जब ये चुनाव जीत गए तो उन्होंने धोखा दे करके उनको मुख्यमंत्री ना बना करके डिप्टी सीएम बना दिया, और वो भी डिप्टी सीएम अगर बनाया तो स्टूल पे बैठाने का काम किया। यानी कि जो मानसिकता हमारे मुख्यमंत्री जी की पहले थी, अगर आपको ये भी याद है, मीडिया रिपोर्टिंग भी है कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री पद से हटे तो उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। तो ये इनकी एक दूसरी सोच है कि जो पिछड़े जाति के लोग हैं वो इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, और उसका प्रमाण इन्होंने अपने कार्यकाल में खुद ही दे दिया कि केशव प्रसाद मौर्य को बैठने नहीं दिया और उनके लिए एक स्टूल का इंतजाम करा दिया। तो अब जब इनका 4.5 साल का कार्यकाल, तो इस पार्टी की अंतरकलह से आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ चल रहा है उसको फायदे के तौर पे आप जरूर देखते हैं और उसे भुनाने का प्रयास भी है। सर, आप रहिए मेरे साथ, सर हमारे साथ बने हुए विजय खेड़ा साहब। असल में इन बैठकों को देखते हुए ये मान लिया जाए कि अब यूपी में कम से कम कैबिनेट विस्तार तो होने जा रहा है, उसमें कोई शक शुबा नहीं बचा है, किसी तरह का कोई संशय नहीं है। मैं आपकी बात समझा नहीं, क्या मान लेना चाहिए? सर, ये मान लेना चाहिए कि अब कम से कम कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है प्रदेश में, उसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, अगर वो करना चाह रहे होंगे तो करेंगे, आवश्यकता समझते होंगे तो उसके बारे में बात की होगी उन्होंने प्रधानमंत्री जी से। ये तो तब जब होगा तभी पता लगेगा इसके ऊपर उन्होंने क्या फैसला लिया है हाईकमान ने और मुख्यमंत्री जी ने आपस में मिलकर। क्या ये समय है, क्या आवश्यकता है, कहाँ पर आवश्यकता है, सहयोगी दलों से भी बातचीत की है, सहयोगी दलों की क्या समस्याएं हैं, ये सारी बातें सामने आएंगी। खासतौर से तब जब कृषि बिल के ऊपर हमने अकाली दल को की बात नहीं मानी थी और ये समझते हुए कि गरीबों के भारी हित में, गरीब किसानों के, हमने उनकी बात नहीं मानी थी, वो छोड़ गए। छोड़ने के बाद हमने पत्थर रखा दिल पर, लेकिन वो ठीक है, नियम की बात थी, अपने अपने उसूलों की बात थी। अब सवाल उठता है कि अब दूसरे सहयोगी दल है उनको, उनकी भी कोई शिकायत है, चुनाव का समय है अगर, तो उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों से तो विशेष तौर से बात करना ही होगी और करना चाहिए, कर रहे हैं। तो उनकी भी कोई शिकायत है, जैसे अभी टीवी पे 1-2 बातें आई है कि वो चाहते हैं, उनकी डिमांड है कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पर दिया जाए, अगली विधानसभा की टिकटों के बंटवारे की अभी से चर्चा कर ली जाए, इस तरह की उनकी 2-3 बात डिमांड है। इधर निषाद पार्टी का भी यही है कि उन्होंने एक कैबिनेट मांगा है,
इन सब पर विचार करेंगे, आपस में बातचीत करने का हो सकता है, एक आधा दौर भी बातचीत का और भी चले, या हो सकता है वो फाइनल स्टेज पर पहुंच गई हो। तो ये तो राजनीतिक मंथन है और ये होता है, सही रहेगा। खाली सीटें तो है ही कम से कम, काफी कैबिनेट में भरी जा सकती है इसमें। वो मुख्यमंत्री का जैसे हमने आपसे कहा ना, उनका पूरा प्रोग्रेटिव है, जैसा वो चाहते हैं, तो हमने डिस्कस किया होगा हाईकमान से, वो तो वैसा ही होगा जहाँ तक उसका सवाल है। लेकिन अभी आप पुनः ये बात आ रही थी कि मुख्यमंत्री जी को मना लिया, नहीं मना लिया। अब ठीक है, इसका कोई मजा लेना चाहे लेना रहे, मना लिया कि नाराज कर लिया, हमें तो मालूम है, मतलब एक है कहीं किसी समय तक आज तक ये चर्चा ही नहीं आई कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नाराज है या मुख्यमंत्री कुछ नहीं है, ये तो कभी आज तक चर्चा ही नहीं आई पार्टी के अंदर। लेकिन संगठन की बात करने गए थे, हो सकता है संगठन भी तो ये चर्चा अगर इतने साल में नहीं आई तो अब इस चर्चा का आने का क्या मतलब है? क्या योगी का बढ़ता हुआ कद मोदी जी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन गया है? इसको ऐसे भी समझे हम? कैसी बातें करते हैं अब? वैसी बातें सर जैसी अटकलें हैं, वैसी ही बातें जैसे आपके पार्टी में कही जाती है, वैसी ही बातें जो आपके विधायक कह रहे हैं, वैसी ही बातें जो आपके विधायक लगातार विरोध के स्तर उठा रहे हैं, ये वैसी ही बातें हैं सर, बिल्कुल वैसी ही बातें हैं। सीधा सीधा दो लाइन में जवाब है, भारतवर्ष नहीं विश्व के नेता हैं मोदी जी। नरेंद्र मोदी विश्व के 2-3 गिने चुने नेताओं में से एक है, उनकी शुमार होने लगी। उनका मुकाबला और किसी और से हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तुम योगी आदित्यनाथ में वो कुवत आप नहीं देखते हैं, योगी आदित्यनाथ में वो कुवत आप नहीं देखते हैं कि वो मोदी को चैलेंज कर पाए? जहां तक योगी जी का सवाल है, वो उत्तर प्रदेश के सफलतम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं दोनों दौरों में, हर चीज में, विकास के मामले में भी, शौचालय बनाए हो या मकान बनाए हो। तो योगी की काबिलियत पे अगर आपको इतना यकीन है, योगी की काबिलियत पे अगर इतना यकीन है, तो मोदी के लिए चैलेंज के तौर पे बात पूछे जाने पे आप ये क्यों कहने लगते हैं ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा तो संभव ही नहीं है? तो ये संभव आपको क्यों नहीं दिखाई देता है? नहीं, आप मैंने इस बात पे कहा कि आपने कहा क्या योगी जी से चैलेंज है? अरे मीडिया चाहे तो कुछ भी कह सकता है, आपको तो अधिकार है। योगी जी से क्या चैलेंज हो सकता है? मोदी जी को किसी से क्या चैलेंज है? उनको दुनिया में नहीं किसी से है, तो यहाँ तो रुकता नहीं है। भले ये लोग पाकिस्तान भी चले गए कांग्रेस की मदद मांगने, चीन भी चले गए, उनका अपना आउटलुक है कौन कहाँ जा रहा है। हम ये मान सकते हैं कि विचारों का मतभेद कभी कभार किसी से हो सकता है, लेकिन उन्हें खतरा ही हो गया है योगी जी से। बात विजय खेड़ा साहब, क्या बात सिर्फ मतभेद तक है या फिर स्थिति मनभेद तक चली गई है? ये आपको अच्छे से पता होगा ना सर, आप कितना डैमेज कंट्रोल करिए, तो वो लोग कौन है जो बार बार विरोध के स्वर उठा रहे हैं आपकी पार्टी में ही? आप जो कह रहे हैं आप कह लीजिएगा, आपको अच्छा लगता है तो आप फिर से कहिएगा, हमें मजा आ रहा है, वी आर एंजॉयिंग इट, हमें अच्छा मजा आ रहा है, आप चर्चा का विषय बना हुआ है, चर्चा हो रही है, हमें अपनी बात बताने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस बहाने हमारी चर्चा हुई तो हमें बताने का मौका लगा। ये ट्विटर किंग हो गए हैं राहुल गांधी और प्रियंका, दोनों ट्विटर किंग है, ट्विटर पर लगे रहते हैं, वही राजनीति कर रहे हैं अपनी दवा के। कोई गया नहीं, एक चापा का हाल हो गया, एक जिले में गए नहीं अखिलेश यादव आज तक किसी का हाल पूछने, उल्टे सेफी तक में गए मुख्यमंत्री जी। तो हमें तो अच्छा लग रहा है, चर्चा बन रही है, तो ठीक है, हमें मौका मिल रहा है अपनी बातें बताने का। जो सापा ने किया, कभी वैक्सीन खराब कहते हैं, कभी वैक्सीन लगवा लेते हैं, मुलायम भी लगवा रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। सर ये चर्चा है आपकी पार्टी की अंदर जो खींचतान चल रही है उससे कैसे जोड़ सकते हैं सर? कुछ भी बोलेंगे क्या? नहीं घनश्याम जी, हमारे यहाँ तो अभी कोई ऐसी बात ही नहीं। अगर होती किसी का कोई तिल भी होता तो बहस करते, तो बातचीत करते हम, जिसमें तिल भी नहीं है फिर भी ताड़ चल रहा है बेमतलब का। हमें तो समझ में नहीं आया, हम लोग तो अपना ठीक है मजा ले रहे हैं। आप कहिए उनमें विचारों में जरा भी नहीं है। 100 बार मतलब मेरे ख्याल से कह चुके होंगे मुख्यमंत्री जी, वो मेरे नेता है, मेरे नेतृत्व उनके नेतृत्व में काम करता हूँ, वो जो कहते हैं वो करता हूँ, मैं उन्हें मानता हूँ, उनका विजन पे चलता हूँ, और उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उन्हें हटाने का कोई फार्म में सोचती नहीं पार्टी है, फिर भी लोग कह रहे सोच रहे हैं उनको बदल देंगे। एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि साहब उत्तर प्रदेश के हिस्से कर देंगे, हिस्से करने के लिए शर्मा जी को बुलाया गया है। जहाँ तक प्रांतों का सवाल है, चर्चा तो कई सालों से चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे प्रांतों के पक्ष में है, रही है, तो इसमें अगर चर्चा चलती रहती है तो चल रही है, लेकिन अगर वो भी बात शुरू हो गई अभी नहीं रही तो कोई ना कोई बात चलती रहती है। मैं आज तक कभी भी योगी और मोदी जी के बीच में लेस मात्र कभी कोई बात नहीं आई। कभी आपने चर्चा चलाई होगी जब मीडिया ने अडवाणी जी की, मैं समझ सकता हूँ, अगर कभी बात चलाई थी मुरली जोशी की, मैं समझ सकता हूँ कोई बातचीत कर कहीं तो थोड़ा बहुत बातचीत कर सकते हैं, पर इस विषय को तो बातचीत होने का मतलब ही नहीं होता है। क्या योगी जी से क्या खतरा है? मोदी जी को, मोदी जी को किसी से कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में। जितने बड़े बड़े नेता हैं इतने बौने हो गए पिछले 4-5 साल के अंदर कि दोबारा और अधिक सीटों से जीत के आ गए वो।
ये आप देख लीजिएगा, और पार्टी हर जगह संवर रही है, ठीक कहीं है। हट तो नहीं रही है अभी तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गीता भट्ट जी भी मेरे साथ है। गीता जी, क्या योगी जी को सीमित करने की तैयारी है प्रदेश में? क्या इस तरह की अटकलें भी हैं, इस तरह के कयास हैं? देखिए, योगी जी एक बड़े सफल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे पिछले 4.5 सालों में, और उन्होंने जो खास करके प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य किए हैं, उन कार्यों के कारण उनकी प्रशंसा बहुत जगह हुई है। और खास करके जितने कई जो नीति आयोग ने जो अपने सर्वे किए, उनमें भी कई जगह बड़ी अच्छे उनके राज्य की रिपोर्ट है। अब उदाहरण के लिए अगर आप ये देखें तो खास करके जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मतलब कानून व्यवस्था को देखिए, तो किस प्रकार से वहां पे जिस प्रकार से जो एक असामाजिक तत्व है और गुंडागर्दी जो पहले सपा के शासन में एक बड़ा मतलब जो जीवन का एक तरह से भाग बन गई थी, तो महिलाओं की सुरक्षा इन इश्यू को लेकर उन्होंने बहुत कार्य किए। 41 नए थाने खुले हैं पिछले 3-3.5 सालों में। साथ ही अगर आप देखें तो निवेश को लेकर, जहां उत्तर प्रदेश में जहां कोई कंपनी बाहर से आके निवेश नहीं करना चाहती थी, वहां निवेश करने के लिए जो उन्होंने इन्वेस्टर समिट करी, उसमें करीब 4.5 लाख करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट आया। 370 जो है प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हुए। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ तक कि जैसे जो एयर ग्रिड है, एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, 23 करोड़ के करीब आबादी है और 2 शहरों में मात्र एयरपोर्ट थे, और अब पिछले 3.5 सालों में 4 सालों में वहां 7 एयरपोर्ट और बन चुके हैं, और भी शहरों में एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो अगर आप देखें तो खास करके जो वहां की बिजली की, ये तो बात मुझे लगता है उनके विपक्षी भी इस बात से जो है इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे कि बिजली की कितनी बड़ी समस्या चुनौती थी उत्तर प्रदेश में। अब वहां जहां मुश्किल से 3-4 घंटे जो है बिजली आती थी, वहां 18-19 घंटे बिजली जो है छोटे शहरों में, गांव में आ रही है। और 1.25 करोड़ जो घर हैं उनमें जो कि आज तक जिनमें बिजली नहीं लगी थी, पिछले 3 सालों में वहां पे उनके घरों में बिजली पहुंची है। कितने जो है एलईडी बल्ब लगाकर बिजली की बचत का कार्यक्रम। तो अपने जो प्रयास हैं वो, और कोविड के काल में भी चुनौतियां बहुत जो है बड़ी कठिन चुनौतियां थी, लेकिन एक मुख्यमंत्री जो रोज जो है कम से कम 3 जिलों को कवर कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है, वहां जाकर खुद प्रत्यक्ष रूप से रिपोर्ट ले रहा है, तो एक उनकी एक ईमानदार और मेहनती होने का उनकी जो एक छवि है वह दिन प्रतिदिन बेहतर ही होती गई है। गीता जी, तो इसलिए जो ये इस बात का ये अटकलें लगाना कि भाई उनके उसमें उनकी नेतृत्व में को हटाकर चुनाव लड़ने की कोई बात है, तो ऐसा, और इसको लेकर संगठन मंत्री तो कह ही चुके हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी के। गीता जी, जो रिपोर्ट कार्ड आपने योगी जी का पेश किया या यूपी सरकार का पेश किया, वो तो एकदम अव्वल दर्जे का है आपके हिसाब से। लेकिन आप ही की पार्टी के लोग हैं, माफ कीजिएगा बीजेपी के लोग हैं, जो ये लगातार ये कह रहे हैं, विधायक ये कह रहे हैं कि असल में विरोध का स्वर अंदर से फूट रहे हैं, और उनके कई बयान मेरे पास हैं। गोरखपुर सदर से विधायक हैं डॉक्टर राधा मोहन दास, सुल्तानपुर से विधायक है देवमणि द्विवेदी, सीतापुर शहर से विधायक है राकेश राठौर, गोपामऊ से विधायक है श्याम प्रकाश। और ये वो तमाम लोगों के नाम मैं आपको बता रहा हूं जिनके बयान अपने ही सरकार के खिलाफ मीडिया में आए दिन छप रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं मैम जो आपके इस शानदार रिपोर्ट कार्ड को समझ नहीं पाए जो आपने पेश किया? देखिए, अब ये 300 से अधिक जो विधायक हैं उनमें से कुछ की अपनी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उन्होंने अपनी समस्याओं को कहीं जाहिर किया होगा। तो ये देखिए, जब तो पार्टी फोरम में जगह नहीं मिलती है क्या? पार्टी फोरम में जगह नहीं मिलती है अपनी दिक्कतें बताने की कि मीडिया में आना पड़ता है? नहीं है, लेकिन इसको लेकर ये कहना कि भाई ये एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए हो गई है और सरकार में फेरबदल होने वाला है, मेरे ख्याल से ये नहीं। तो मुझे मैडम ये भी समझा दीजिए, ये कुछ लोग जो जिनको दिक्कतें हैं आपके हिसाब से, तो क्या आपकी पार्टी में यानी बीजेपी में किसी तरह की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि वहां पे अपनी बात कही जाए, पार्टी फोरम नहीं होता जहां शिकायतें की जाए, या डायरेक्ट मीडिया में आ जाते हैं, या फिर वहां कोई सुनवाई नहीं होती इसलिए मीडिया में बोलने लगते हैं?
नहीं देखिए, इसी के लिए तो अभी जब बीएल संतोष जी जब गए थे और वहां उन्होंने सारे जो अलग अलग मंत्री विधायकों से भेंट करी, जानकारी जानने की कोशिश करी किस तरह, तो उसको अलग तरीके से देखा जाने लगा। तो एक ये तो प्रक्रिया जो केंद्र से लोग जो है जो भी प्रभारी हैं क्षेत्र के, वो जो जिन्हें दिया गया है वो लोग जाते हैं और वहां समीक्षा लेते हैं। तो इतने भाई देखिए, इतना बड़ा राज्य है, कई चीजें होती हैं, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो उनको देखने के लिए, समझने के लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल उनके जाने पे नहीं था ना, उनके जाने के निष्कर्ष को कैसे समझे ना, ये था मेरा सवाल। तो ये था, ये लोग कौन है जिनके विरोध के स्वर फूट रहे हैं और इनको कन्विंस क्यों नहीं किया जा रहा और पार्टी में रह के अपनी बात क्यों नहीं की जाती। आप प्रोफेसर हैं मैडम, मैं समझ रहा हूं, आप अच्छे से मुझे घुमा सकती हैं, लेकिन मेरा सवाल वही है अभी भी कि ये विरोध के स्वर थमते क्यों नहीं है। कई बार होता है, कई समस्याएं, हर विधायक का अपना क्षेत्र है, उसकी अपनी कुछ समस्याएं होती है। उन समस्याओं को जब वो सामने रखा जाए तो उसको ये माना जाता है कि वो जो है, जो शीर्ष नेतृत्व है उसके खिलाफ बोला जा रहा है। तो अब उसका किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करना है भाई, वो तो पत्रकारों और जो विपक्षी दल है वो उनके हाथ में रहता है। मैडम एक रिक्वेस्ट है, मैडम एक रिक्वेस्ट है, शो के बाद इसी सवाल के जवाब को आप सुनिएगा। जो आप जवाब मुझे बता पा रही हैं तो आप खुद समझ पाएंगी कि आप मुझे कितना सेटिस्फाई इस जवाब से कर पाई हैं, या जो लोग देख रहे होंगे वो कितना सेटिस्फाई हो पाएंगे। ये देखिएगा जरूर मैम, रिकॉर्डिंग में आपको भेजूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं मैडम, आप ही के पास आ जाऊंगा। सभी खास सवाल लगातार मेरे साथ बने हुए डॉक्टर अजय उपाध्याय। असल में अभी ये बताया गया कि असल में उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिनकी व्याख्या सही से नहीं हो पाती, और उसमें ऐसा भी है कि कई इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं यूपी में आके। इतना शानदार काम प्रदेश सरकार ने किया है, जब ये कहा जाता है तब आप जोर जोर के हंसते हैं सर, ऐसा क्यों? नहीं, मैं प्रोफेसर साहिबा को सुन रहा था तो मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश आजकल एक प्रचार हर चैनल पर अपना दिखाती है सरकार, तो मुझे लगा कि वही मैं प्रचार सुन रहा हूँ जो एडवर्टीजमेंट आप लोगों को भी आता है, इसीलिए हंसी आ गई। बेसिकली जो क्राइम का रेट है 2017 और अभी का जो डाटा है 49,444, 19% क्राइम रेट बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। और ठीक है कि जरूर पुलिस का वहां ठाठा ग्रुप जरूर आया। वो ठाठा ग्रुप ने क्या किया कि राष्ट्रद्रोह के मामले 124A के तहत सर्वाधिक वहां दर्ज किए गए और कन्विक्शन 163% ज्यादा राष्ट्रद्रोह के मामले दर्ज किए गए और कन्विक्शन रेट मात्र 3% है। इसका मतलब बदले की कार्रवाई उस प्रदेश में सर्वाधिक हुई है। ये जरूर विकास हुआ है। जहां तक बात महिलाओं के अत्याचार पर है और बलात्कार की घटनाओं पर है, मैडम चूंकि महिला है तो उनका वो दर्द को समझ सकती हैं, इस देश में महिलाओं की स्थिति क्या है। और उभल और उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब है, ये सबको पता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जहां तक दूसरी बातों को यदि ध्यान रखेंगे, विकास के मोर्चे पर बेरोजगारी दर इतना का आलम क्या है सभी लोग जान रहे हैं। 50,000 से ज्यादा शिक्षकों के, आप शिक्षक भी हैं, संजोग से मैं भी शिक्षक हूं इसलिए बात कर रहा हूं, 50,000 से ज्यादा लोगों की भर्तियां पिछले 4.5 साल से रुकी हुई है, नहीं हुई है। एग्जाम पर एग्जाम देते हैं बच्चे, इंटरव्यू देते हैं, फिर लोअर कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट, और नौकरी नहीं मिल पाती है। सिर्फ फी वसूली के लिए एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। ये वाकया है उत्तर प्रदेश का। 4.5 साल में यदि इतना ही विकास था तो इतना घमासान क्यों मचा हुआ है? जोगी जी जरूर पूरे कोरोना के दौरान घूमे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपना ब्रांडिंग करना प्रयास कर रहे थे। सच्चाई तो सबको पता है, ऑक्सीजन की कमी से कैसे लोग मरे, बेड की कमी से कैसे लोग त्राहिमाम हुए, कितनी कालाबाजारियां हुई। वो तो छोड़िए गाजियाबाद, आपका तो स्टूडियो गाजियाबाद में है घनश्याम जी, पूरे एनसीआर रीजन का क्या हाल था। इसी नोएडा में आपने भी दिखाया होगा कैसे एम्बुलेंस के लिए कितने लोग त्राहिमाम थे और अनाप शनाप पैसे मांगे जा रहे थे। तो सबने देखा है स्वास्थ्य का हाल कितना बुरा है। ग्रामीण एरिया में कहीं कोई RT-PCR का चेकअप नहीं था, लोग स्वतः या तो ठीक हो गए या राम भरोसे हो गए। गंगा की लाशों की मैं बार बार चर्चा नहीं करूंगा, ऑलरेडी पूरा प्रदेश देखा है। हाई कोर्ट की टिप्पणी देखी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देखी है। हाँ, ये जरूर है, इनके आंतरिक मामले हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन प्रदेश की हालत खराब है, जनता त्राहिमाम कर रही है और ये लोग अपनी कहानियों में लेकर के मैंने आपको एक जरूर डिबेट का मुद्दा देते हैं कि बस हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, या गृह मंत्री से मिल रहे हैं, या JP नड्डा जी से मिल रहे हैं, या नहीं मिल रहे हैं। जनता को इससे नहीं लेना देना है, जनता की भलाई होनी चाहिए। इसके लिए ईमानदारी से प्रयास जनता ने इसीलिए इतना डॉक्टर अजय, ये जनता की भलाई की चिंता जितनी आपको उत्तर प्रदेश में सता रही है, सर पंजाब, राजस्थान, इनको भी कभी देख लेते हैं, वहां तो निपटाने के लिए सुलह कमेटी तक तैयार की गई।
उनका भी जिक्र कभी कर लें कि वहां नहीं, भलाई नहीं, क्यों नहीं उस दिखती पर जनता उस की। पर आपने चर्चा पहले भी की है उपाध्याय जी, और मैंने उस पर जवाब भी दिया है, और फिर जब उस पर आप डिस्कशन अलग से करेंगे मैं निश्चित जवाब देने के लिए आपके पास उपस्थित रहूंगा। ये ईमानदारी से मैं वो भी करूंगा कि हमारे यहाँ जो भी परिस्थितियां थी, जो विवाद थे, वो विवाद के लिए हमारी हाईकमान ने कमेटी बनाई और पब्लिक डोमेन में हम छुपा नहीं रहे हैं। जैसे यहाँ छुपा छुपौल का खेल चल रहा है, आपके वहां हम लोग ही कहाँ हैं छुपाने के लिए सर? 4 लोग तो कुल बचे हैं, जमा में से ही खर्च होते जा रहे हैं सारे लोग। आपके यहाँ लोग ही नहीं है, क्या छुपाएंगे, क्या बताएंगे, क्या दिखाएंगे? अब तो चर्चा ये भी होने लगी जितेंद्र प्रसाद के बाद पायलट साहब भी जाने वाले मैं हैं। आपकी मानसिकता पर नहीं जाऊंगा और आपके जजमेंट पे नहीं जाऊंगा। देश में कांग्रेस नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं? आप देखिए ना कितने राज्यों में हमारी सरकार है, कितने राज्यों में हम विपक्ष में है। देश की बात है, लोकसभा में क्या कांग्रेस नहीं है तो कौन पार्टी है भाजपा का विरोध करने वाली आज देश में? उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी है जो आज भी रोड पर उतर कर लड़ती है? आज अभी आप दिखा रहे हैं, आप अपना वो देखिए, सिंगल लाइन का जो चल रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को अभी अरेस्ट किया गया है, उत्तर प्रदेश का जय कुमार लल्लू को। कहां है बाकी पार्टियां उत्तर प्रदेश में? ठीक है, जनता को जो अच्छा लगेगा वो करेगी, लेकिन हम जन मुद्दों पर लड़ेंगे, हम विचारों पर लड़ेंगे। हमारे कुछ अवसरवादी यदि जबरदस्ती ये लोग खरीद बिक्री तो करके मैं तो सर सिर्फ आपसे मैं तो सिर्फ यही समझना चाह रहा हूं ना, जब आप कह रहे हैं कि बाकी पार्टियां कहां हैं, विपक्ष क्यों नहीं दिखाई देता कांग्रेस के अलावा, तो उन लोगों को आप क्यों कन्विंस नहीं कर पाते जो आपको छोड़ के जा रहे हैं? अब तो पायलट साहब का नाम भी आने लगा है सर। नहीं, ये तो पायलट साहब का आपने देखा है, जो चीजें हमारी पब्लिक डोमेन में है, हम नहीं कह रहे हैं कि हम कोई छुपा उनका खेल खेल रहे हैं। पायलट साहब ने भी कहा है, रीता बहुगुणा जी जो आज नहीं है हमारे साथ, उन्होंने कहा, हमने बात की थी तो उन्होंने क्या कहा कि कोई सचिन पायलट से नहीं, सचिन तेंदुलकर से उन्होंने बात की होगी। हाँ, यदि मतभेद है तो आपस में मतभेद भी होते हैं। मैं इसीलिए इस पूरे मुद्दे पर आज सैद्धांतिक तौर पे आपसे बात भी किया कि इनका आंतरिक मामला है। अब ये अलग बात है कि छुपाना इनकी अपनी प्रवृत्ति है, अपने घर में सिर फुटौन हो रहा है तो मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए चूंकि नाकामियां रही है सरकार की। और ये जान लीजिए, एक बात और मैं कहूंगा, ये बलि का बकरा बनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि कौन बनेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की भी गलतियां बहुत है। उन्होंने भी वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत लापरवाही बरती है, तो चाहते हैं कि एक उत्तर प्रदेश और आपस में लड़ाई होती रहे और बलि का बकरा एक व्यक्ति को बना ले और उससे उत्तर प्रदेश में जो नाराजगी है वो दूर हो जाए। लेकिन जनता को पता है कि 300 से प्लस सीट आपको दिया, केंद्र में भी दिया और खेरा साहब को राज्य में भी दिया। तो राज्य में लोगों ने इसलिए ही दिया था कि जब कभी बुरे वक्त आए तो उनका कहीं ना कहीं समाधान होना चाहिए। आपने नहीं किया है, लाखों लोगों की जान गई है। अभी भी आपके आंकड़े फर्जी हैं। बिहार के आंकड़े देखिए कैसे फर्जी थे, अभी थोड़ा बहुत सुधरा है। उस तरह उत्तर प्रदेश में भी एक कमेटी बैठा दीजिए, देख लीजिए लाखों लोगों की जान गई है। आप घनश्याम जी, आप एक सामाजिक पत्रकार के साथ हम सभी यहाँ सामाजिक लोग हैं। राजस्थान आपने भी देखा होगा, राजस्थान में किस तरह से इंजेक्शन की वेस्टेज हुई वो भी बता दीजिए। नहीं, एकदम हुई है, वो बताइए। जो भी हुई है वो 2% हुई है, 2% राष्ट्रीय। शीशियां बर्बाद हो गई सर, राष्ट्रीय शीशियां बर्बाद हो गई, शीशियों की शीशियां बर्बाद हो गई। भाजपा के लोगों ने उसको डाला था गड्ढे में और दिखा रहे थे कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार। ये नया सीख गए आजकल, आप ये नया सीख गए आजकल, गोदी मीडिया नया सीख गए। ठीक है, प्रोफेसर यादव के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले विजय खेड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आऊंगा डॉक्टर उपाध्याय, आऊंगा सर, इतना लंबा समय दिया ना, आज तो शिकायत भी मत करिएगा। ठीक है सर। विजय खेड़ा साहब प्लीज अपनी बात बोलिए, फिर मैं प्रोफेसर जी के पास इकट्ठी हो गई है। फिलहाल यहीं से शुरू करते हैं। जो मजाक की बात है, इन्होंने कहा कि बलि का बकरा आपके सामने प्रमाणित तौर पर है कि प्रियंका गांधी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये दोनों उत्तर प्रदेश में चुनाव अपने पर बोलिए। सिंधिया साहब के साथ क्या हुआ सबको पता है, बेचारे परेशान है, पछता रहे हैं वहाँ। महाराज अजय जी प्लीज सर, राजा भी नहीं रहने। ठीक है अजय जी, आप सुन लीजिए फिर बताइएगा। और बलि का बकरा बना दिया ज्योतिरादित्य को, राज्यसभा नहीं दी, मध्य प्रदेश से वो चले गए। तो बलि का बकरा इसको आप बनाइए, आप दीजिए उनको, आप दीजिए, बलि का मंत्री बनाइए, मुख्यमंत्री बना देते तो अच्छा लगता। तो आपने 4-5 बातें कहीं सुन लीजिए। बलि का बकरा जी सुन रहा हूँ। और आपने उसका खामियाजा भी भुगत लिया। तो आप ही के पास है वो। सर एक एक करके बोलिए, मेरे व्यूअर्स नहीं समझ पाते सर, एक एक करके बोलिए प्लीज। दूसरी बात आपने कही, हालांकि टीवी पे पहले भी आ चुकी है जवाब हमारा। आपने कहा महिलाओं के ऊपर अत्याचार और महिलाओं के केसेस की बात की आपने, दुराचार की। तो मैं एक लाइन में फिर आज आपको बता देता हूँ, आंकड़े देख लीजिएगा। 2 साल के योगी जी के आने के बाद आंकड़े ये थे कि
सर आज यूपी के रिपोर्ट कार्ड पे बात नहीं कर रहे हैं सर, यूपी के रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ चर्चा बीच में आ रही है तो बोल दे रहे हैं, लेकिन आज ये विषय नहीं है सर। विषयांतर मत करिए, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ सर, ब्रेक के बाद आप ही के पास आ जाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ देख रहे हैं, लोकतंत्र आप देख रहे हैं, लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। सभी खास सवाल लगातार मेरे साथ बने हुए। ब्रेक से पहले विजय खेड़ा साहब आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपको रोक दिया, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र जी के पास जाऊंगा। माफ कीजिए, मैं खाली उनकी बात का जवाब दे रहा था। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं उसका हमारा सुलझाने वाला रेट, तुरंत दान मास कल्याण वाला जो काम करते हैं वो अपराधी कोई सा भी हो, तो महिलाओं में उत्तर प्रदेश में 7% सुलझाए हैं, सजा दी है, जबकि दिल्ली ने 38% और बंगाल ने 1% से भी कम, पंजाब में 22%। तो ये तो अपने आंकड़े देख लीजिएगा सबसे पहले। तीसरी बात, आपने नौकरी की थी तो रिकॉर्ड कायम किया है सर, फिर वही रिपोर्ट सर, मैं रिपोर्ट कार्ड पे बात नहीं कर रहा हूँ सर, मुझे ये बता दीजिए अंदर क्या कुछ चल रहा है सर, कुछ वो बता पाए तो बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं सर। अंदर हमने आपसे पहले बता दिया है कि भाई अब अंदर अगर सिर्फ इतनी सी बात हो सकती है कि अगर कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है और मुख्यमंत्री चाहते उन्हें लगता है तो वो यहाँ से अनुमोदन लेके गए होंगे अवश्य, और अगर वो नहीं उसकी जरूरत समझते हैं तो नहीं लेके गए होंगे। नहीं, लेकिन तो कैबिनेट विस्तार होना है, लेकिन उसमें योगी की कितनी रजामंदी है, सवाल तो ये है ना सबसे बड़ा। उनको इग्नोर करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? चर्चाएं तो यही है कि उनके कैबिनेट में उनकी ही नहीं कोई सुनने को तैयार है, ऐसा तो नहीं होगा ना। उनको इग्नोर करना होता तो क्यों लोग वहाँ जाते पता करने, चर्चा करने के लिए, क्यों उनको यहाँ बुलाया जाता, क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते, क्यों प्रधानमंत्री से मिलते, क्यों गृह मंत्री से मिलते। अगर इग्नोर करना होता तो इग्नोर का तो सवाल ही नहीं होता। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ तो प्रजातंत्र है, सब बहस होगी, सबसे बातचीत होगी, फिर फैसला हो जाता है। ये वहाँ नहीं है कि वहाँ 10 जनपद से उठा के हर चीज के फैसले किए जाएंगे। ये यहाँ तक का फैसला हुआ, अब बात आ गई है तो एक सेकंड के लिए ये भी देख लीजिएगा, जो किसी को नहीं पता आज तक, अखबारों में बहुत छपी थी लेकिन लोग भूल गए, 30 किलोमीटर चाइना घुस गया था मनमोहन सिंह जी के टाइम में, तो उन्होंने खुद मीडिया से कहा था इसको टूल मत दीजिए, और उनके मुंह से निकल गया था इससे चीन नाराज हो जाएगा। ये स्थिति थी, 10 जनपद से पूछ के करना पड़ता। ये स्थिति यहाँ नहीं है, यहाँ तो सब लोगों ने बैठना है, सबने चर्चा करनी है, कहाँ हमको लाभ हो सकता है राजनीतिक रूप से, कहाँ हम सेवा कर सकते हैं, कहाँ कमियां रह गई है सर। लेकिन ये भी कहा जाता है ना कि आपके जो धागे हैं वो कहीं और बंधे हैं और वो आरएसएस के हाथ में हैं धागे, आपका रिमोट भी तो आरएसएस के हाथ में है। उन्हीं के इंटरवीन करने के बाद तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया गया कि देखिए आपकी वक्त है, आपकी हैसियत अभी बनी हुई है और कोई आपको ओवरकम नहीं कर सकता है, कोई आपको ओवरफ्लो भी नहीं कर सकता है, ये तो बताया गया ना। आरएसएस राष्ट्रीय संस्था है, मौका देंगे भारतीय जनता आ रहा हूँ सर, आप ही के पास आ रहा हूँ। बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी में लीडर हैं, तो प्रधानमंत्री भी हैं, तो आपका मैं ये कभी नहीं कहता कि हमारे वालों लोगों से बातचीत नहीं होती है, वो आते नहीं है। ठीक है, संगठन मंत्री भी हमारे संगठन में प्रदेश सर, आरएसएस क्या करता है क्या नहीं करता है इस पे एक दिन अलग से बहस कर लेंगे, गीता जी को भी बुला लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कुछ हुआ है क्या कुछ नहीं हुआ। सर आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर धर्मेंद्र, असल में ठीक है, अमृत मानते हैं, ठीक है, उससे बात नहीं करेंगे, ठीक है सर। प्रोफेसर धर्मेंद्र, ठीक है सर, समझ गया आपकी बात। प्रोफेसर धर्मेंद्र, असल में कांग्रेस से समझा रही है कि विपक्ष के तौर पे सिर्फ कांग्रेस ही दिखाई देती है। क्या ये मान लिया जाए कि प्रदेश में जो पिछली दोस्ती थी उस दोस्ती से बहुत आगे कांग्रेस निकलते हुए अब समाजवादी पार्टी को भी कुछ नहीं समझ रही है? घनश्याम जी, पहले तो अभी जो हमारी एक बहन थी प्रोफेसर थी जी, उन्होंने हमारी पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर और कुछ चीजों के बारे में सवाल खड़ा किया था, उसका जवाब दूंगा, फिर मैं आपसे सवाल प्लीज प्लीज प्लीज। बहन जी से मेरा एक निवेदन है कि अगर एनसीआरबी का डेटा पढ़ लेंगी, आधे एक घंटे में पता चल जाएगा कि कौन से प्रदेश की क्या रैंकिंग है और किस अपराध में क्या रैंकिंग है। तो महिला अपराध में उत्तर प्रदेश की फर्स्ट रैंकिंग है पूरे देश में। दूसरी अभी 1-2 घटनाएं मैं आपको लेटेस्ट बता देता हूँ कि धर्म नगरी, सुनिए एक मिनट, विजय खेड़ा साहब बोलने दीजिए। गीता जी आपके पास भी आ रहा हूँ सर, मुझे वाइंड अप भी करना है, एक एक करके बात कर लेंगे, आराम से बात हो पाएगी। प्रोफेसर धर्मेंद्र बोलिए प्लीज। जी, अभी धर्म नगरी प्रयाग में अस्पताल के अंदर बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और बेटी की मौत हो गई। ये इनका लॉ एंड ऑर्डर है। अभी आपने देखा था उससे पहले घटना हुई थी जिसमें बेटी को हिंदू धर्म में होने के बावजूद भी रात में जला दिया गया प्रशासन के द्वारा। ये इनके प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर हो गया। बादा की जेल में कत्लेआम हो रहा है, ये इनका लॉ एंड ऑर्डर है। और वहीं बादा की जेल में जहाँ पे बताते हैं कि चप्पा चप्पा हमारी सुरक्षा तैनात है, परिंदा पर नहीं मार सकता है, और वहीं से कैदी भाग जाता है, ये इनका लॉ एंड ऑर्डर है। उसके बाद कानपुर में गैंगस्टर को भगाने के लिए पूरे कानपुर की इनकी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लग जाती है भगाने के लिए, ये इनका लॉ एंड ऑर्डर है। अब दूसरी बात में आता हूँ विकास पे।
अभी बादा में ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 15 प्रोफेसरों की भर्ती निकली। मैडम प्रोफेसर है, क्योंकि इस बात को जानती होंगी। 15 प्रोफेसर की भर्ती निकली है, जिसमें 11 प्रोफेसर एक ही जाति के हैं। तो जो इनके पार्टी का सबका साथ सबका विकास की बात थी, सबके विश्वास की बात थी, तो विश्वास तो खैर इनकी पार्टी में आपस में नहीं रहा, वो बात छोड़ दीजिए। सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, तो एक जाति के लोगों को प्रोफेसर बना दिया और विकास हो गया। अब मैं इनके जो कोविड प्रबंधन की बात कर रही है, पूरे विश्व में इसकी सराहना हो रही है, मैं उसको बता देता हूँ। पहला मर्तबा ऐसा होगा पूरे देश में जब हिंदुत्व के नाम पर हिंदू धर्म से जन्म लिए लोगों को मरने के बाद अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ और उनको दफनाया गया। और ये अपने हिंदुत्व के फर्जी चेहरे को छुपाने के लिए लाशों से कफन उठाने का भी काम कर दिए। तो ये इनका जो है कोविड प्रबंधन था। अभी कोविड प्रबंधन में जो आपके व्यापारी हैं, एक व्यापारी ने 4 सदस्य थे, 2 मासूम बच्चे और पति पत्नी, चारों आत्महत्या कर लिए, फांसी लगा लिए। अगर इनकी सरकार के पास कोई योजना होती तो उसको देते तो शायद जान बच जाती। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेके जब सरकार को घेरती है समाजवादी पार्टी तो थोड़ा अजीब लगता है सर। अपने कार्यकाल को भी देखा होता ऐसा, आपने अपने कार्यकाल देखा सर, इस पे बहुत बड़ी बहस हो जाएगी सर, एक एग्जाम्पल बताइए। इस पे लंबी बहस है सर। आपके यहाँ तो कैबिनेट के लोगों के मंत्रियों पे भी आरोप लग गए थे कितने बड़े बड़े। छोड़ दीजिए उस बात को, गीता भट्ट जी। ठीक है, हमारी पार्टी के लोगों ने गैंगस्टर को भगाया हो। ठीक है सर, चर्चा अभी मैं इस पे और लंबी कर सकता हूँ आपसे, लेकिन समय। लास्ट बात, आप 1 घंटे के शो में मुझे 5 मिनट भी बोलने का मौका कहिए जल्दी से कहिए, 30 सेकंड में सर, 30 सेकंड में प्लीज। आगरा के अस्पताल में मौतों का मॉकड्रिल हुआ, 22 लोगों की मौत हो गई और उस दिन जो रिपोर्टिंग है मौतों की वो 2 है, यानी कि इन्होंने 1-2 गायब कर दिया। 22 को 2 बता रहे हैं और ये मॉकड्रिल करवा रहे हैं मौतों के साथ, लोगों के साथ। ऊपर से बहन जी कह रही हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से हर जगह घूम रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सिलेंडर बांट रहे हैं, तो ये हेलीकॉप्टर का मॉक ड्रिल कर रहे हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये इनका कोविड प्रबंधन है। ठीक है सर हो गई बात, मेरे पास 30 सेकंड बचे। 30 सेकंड बचे। ठीक है सर छोड़ दे रहा हूँ मैं। ठीक है, एक सवाल नहीं कि जो AK शर्मा जी हैं, क्या उन्हें गृह विभाग मिलेगा या नियुक्ति मिलेगा या गोपनीय मिलेगा, ये बता दीजिए। ठीक है गीता जी बस 30 सेकंड ही है मेरे पास गिन के मैम। 30 सेकंड आपको मैं दे रहा हूँ, अपनी बात पूरी करिए। विजय खेड़ा साहब आ रहा हूँ। घनश्याम जी देखिए धर्मेंद्र यादव जी शायद भूल गए पहली बात की इनकी जो मंत्रिमंडल में जब ये सरकार में थे तो इनके अपने मंत्री गायत्री प्रजापति जी, ये जिक्र हो गया, मैंने कर दिया, ऊपर जो आरोप थे याद दिला दीजिए ना। और कांग्रेस प्रवक्ता जी को भी ये बताने की आवश्यकता है, क्योंकि बार बार जो महिलाओं के लिए जो के प्रति जो अपराध है पिछले 2 सालों में 50% वृद्धि हुई है राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ। NCRB का डेटा उठा के देख लीजिए। तो ठीक है मैम, यूपी के रिपोर्ट कार्ड को महिमा मंडन आज हम नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, माफी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे ज्यादा समय मेरे पास नहीं है कि लोकतंत्र में आपको दे पाऊं। आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर बीजेपी फिलहाल कुछ भी कहने को फिलहाल तैयार नहीं है, लेकिन विपक्षी हमलावर है और ये बता रहे हैं कि इनके अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिससे कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता का नुकसान भी संभावित है। और इसी नुकसान से जनता को बचाने के लिए लगातार विपक्ष अपनी ओर से सड़कों पर उतरने का काम भी करेगा। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए APN।